नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक सफल रूप कहा जाता है, जिसमें स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीति का निर्माण किया जाता है, उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो लोग होते हैं, ग्राम स्तर पर लोग होते हैं, पंचायत स्तर पर लोग होते हैं, वह अपने विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी नीतियाँ बहुत ही प्रभावी सिद्ध होती हैं। प्रभावी क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि यह नीति तो लागू होती है इन्हीं के स्तर पर, अर्थात गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लागू होती है। और नीति का निर्माण जब इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाएगा तो उस नीति का लागू होना, उसका परिपालन होना बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित माना जाता है। यदि कोई नीति बनाकर थोपी जाती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो ज़्यादा लोगों के द्वारा मान्य नहीं मानी जाती है। कई लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, अधमन से स्वीकार करते हैं। परंतु यहाँ पर स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो स्थानीय नीति स्थानीय लोगों के द्वारा बनती है, वह अधिक स्वीकार होती है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से कई लोगों का विकास हुआ है, जिसमें महिलाओं का विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का विकास हमें देखने को मिलता है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हम यह देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को दिया गया आरक्षण उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विकास को सुनिश्चित करता है। महिलाओं का जो आरक्षण देने का प्रावधान यह है कि उन्हें 33% का आरक्षण दिया गया है, जिससे वह अपने अपने को घर के चार दीवारी से बाहर निकाल के देश समाज के लिए अपना योगदान दे सकती हैं। उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन में यह प्रावधान किया गया है। उन्हें भी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व सरकार के द्वारा सौंपा गया है, संविधान के द्वारा सौंपा गया है। वहीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। स्थानीय स्तर के नेता के द्वारा, स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है, उसका पर्यवेक्षण भी किया जाता है। इसको करने से, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होता है और नीतियां सही रूप से लागू होती हैं स्थानीय स्तर पर। तो आइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके जो थोड़ा सा इतिहास पर चर्चा करते हैं, फिर संवैधानिक प्रावधान पर भी चर्चा करेंगे। इतिहास में हम 1900 स्वतंत्रता के बाद का इतिहास हम बताएंगे। 1952 में और 1955-56 ईस्वी में, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तर पे लोगों के भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू की गई थी। परंतु यह लागू करने के बाद भी यह योजनाएं सफल नहीं हो पाई। इन दो योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों को स्थानीय विकास, स्थानीय सहभागिता को बढ़ाने के लिए यह योजना लागू की गई थी, परंतु यह योजना सफल नहीं हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना पर चर्चा करने के लिए, इसकी विकास की प्रगति देखने के लिए, इसकी असफलता को जानने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया था 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने यह बताया कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गठन करने की सिफारिश इनके द्वारा कर दी गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की
गठन करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। यही त्रिस्तरीय समिति आज वर्तमान में हमारे देश में लागू की गई है। बलवंत राय मेहता का योगदान हमें यह बताता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना आवश्यक है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत, वहीं जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की बात की गई थी। बलवंत राय मेहता ने यह भी सिफारिश की थी कि स्थानीय स्तर पर इन समितियों के विकास के लिए वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक संसाधन राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाने चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर, सबसे पहली बात, राजस्थान के नागौर में स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में भी यह स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू कर दी गई, परंतु यह व्यवस्था जब लागू हो गई तो यह बुरी तरह से असफल सिद्ध हुई। इसकी असफलता के कारणों पर चर्चा करना जरूरी है। इसकी असफलता के कारण क्या थे? प्रशासनिक, सबसे पहला कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यह क्योंकि राजनीति अपने अधिकार क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर बांटने के लिए इच्छुक नहीं थी। वित्तीय, दूसरा कारण यह भी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के अलावा दूसरा कारण वित्तीय संसाधनों की कमी इन संस्थाओं में देखने को मिलती थी। जब वित्तीय संसाधन कम होंगे तो वह अपनी योजनाओं का निर्माण करने के बाद भी योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रशासनिक नियंत्रण काफी रहा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है त्रिस्तरीय, और लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और उसकी भूमिका के महत्व तो घट ही जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण लागू किया गया है। प्रशासन तो एक कार्यकारी भूमिका के रूप में कार्य करना चाहिए था, परंतु यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण काफी लागू कर दिया गया था। ऐसा देखा गया है कि जो जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय थे वह इसके अध्यक्ष बना दिए गए थे जिला पंचायत के। तो जिला स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण काफी होने के कारण यह योजनाएं, स्थानीय स्तर की योजनाएं असफल साबित हुई थी। वहीं लोगों में जन जागरूकता का अभाव था, लोगों में शिक्षा का अभाव था, लोगों में इस पहल को स्वीकार करने की भी इच्छा शक्ति नहीं थी। वहीं ग्राम प्रधान का पद जो एक श्रेष्ठ पद हो रहा था, तो इस ग्राम प्रधान के पद के लिए धन बल का प्रयोग होने लगा था। धन बल के प्रयोग होने से यह इस स्तर की संस्थाएं सर्वाइव नहीं कर पाई। इसका महत्व जो सिद्ध होना चाहिए था वह सिद्ध नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था काफी असफल साबित हुई। वहीं इसकी असफलता पर की जांच करने के लिए एक और समिति का गठन कर दिया गया था, जिसे कहते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था की असफलता के कारणों की जांच करने के लिए। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय जिसमें ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ब्लॉक मध्यवर्ती स्तर की इसने सिफारिश नहीं की थी। तो अशोक मेहता समिति बनी, परंतु यह इसकी सिफारिश से लागू नहीं हो सकी। उसके बाद लक्ष्मीमल समिति का गठन किया गया था। लक्ष्मीमल समिति क्या थी? LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। LM समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। जब संविधान में यह प्रावधान कर दिया जाएगा तो राज्य सरकार पर यह बाध्यकारी होगा इस नियम को लागू करने के लिए। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर 1993 ईस्वी में यह संवैधानिक रूप से बाध्यकारी कर दिया गया। संविधान में इसका प्रावधान कर दिया गया। क्या प्रावधान कर दिया गया? आइए इस पर चर्चा करते हैं। ML सिंघवी समिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। ML सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर
संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा विधेयक था? 1992 बना और यह 24 अप्रैल का दिन याद रख लीजिएगा। 1993 को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। क्योंकि संविधान में नीति निर्देशक तत्व जब बनाए गए थे तो अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान पहले ही कर दिया गया था। अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान जब संविधान बना था तो उस समय ही कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि पंचायतों के गठन की बात की गई थी, क्योंकि गांधी जी पंचायतों के गठन के बहुत पक्षधर थे। ग्राम स्तर पर ग्रामीण लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी पंचायतों के गठन की सिफारिश करते हैं। गांधी जी की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई थी, जिसमें राज्यों को यह दायित्व दिया गया था कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह पंचायतों के विकास के लिए, उसको फलने फूलने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यह राज्यों पर निर्भर करेगा। तो अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान कर दिया गया था, परंतु 1993 ईस्वी में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई थी। यह पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दर्शाता है, जो कि बलवंत राज मेहता की सिफारिश के आधार पर पहले ही 1957 में बता दिया गया था। तो यह कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात करता है। कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, जो कि 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक 1992 यह था। चलिए अब आइए, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? संविधान के भाग 9 में, भाग 9 कुल 29 विषय जोड़ दिए गए। 29 विषय जोड़ दिए गए और सबसे इंपॉर्टेंट बात 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हुए थे? 29 विषय जोड़ दिए गए, जो कि ग्राम स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, गांव के प्रशासन के स्तर पर 29 विषयों को रखा गया। अब आइए पंचायती राज व्यवस्था में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ 2 प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान है अनिवार्य प्रावधान, और दूसरा स्वैच्छिक प्रावधान। स्वैच्छिक प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान क्या है? अनिवार्य प्रावधान यह है कि राज्य सरकार कुछ विषयों पर अनिवार्य रूप से पंचायतों में लागू करेगी। वहीं स्वैच्छिक प्रावधानों पर यह है कि वह अपनी आर्थिक संसाधनों के आधार पर ऐसे प्रावधानों को पंचायतों में लागू करेगी। तो अनिवार्य प्रावधान संविधान में जो वर्णित हैं वह सरकार को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं स्वैच्छिक प्रावधान के लिए राज्यों को छूट दे दी गई, वह अपने आर्थिक संसाधनों के आधार पर इसे लागू करेंगे। चलिए, पंचायतों के जो गठन है उसमें क्या क्या स्तर हैं इस पर चर्चा करते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? आइए, पंचायतों में सबसे पहले ग्राम सभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ग्राम सभा का गठन कर दिया गया। ग्राम सभा क्या थी? ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर जो गांव के स्थानीय स्तर के लोग हैं, वह गांव के लोग हैं जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन लोगों को ग्राम सभा का सदस्य बना दिया गया। ग्राम सभा के सदस्य कौन है? स्थानीय स्तर पर गांव के जो लोग हैं जो कि मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, वह लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इन ग्राम सभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह पंचायतों पर अपना नियंत्रण रखती है, पंचायतों का सदस्य को चुनने का अधिकार रखती है। किसी राज्यों में पंचायतों के सदस्य को वापस बुलाने का अधिकार भी यह ग्राम सभा रखती है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना आदि कार्य भी ग्राम पंचायतों का होता है, तो ग्राम सभा का होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ग्राम सभा की। पंचायतों के जो सदस्य होते हैं इसका चुनाव होता है जनता के द्वारा था। पंचायतों के जो सदस्य होते हैं
उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है उसकी योग्यता क्या होती है? उसकी योग्यता राज्य विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं के समान इनकी योग्यता होती है। तीनों स्तर पर, पंचायतों पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो सदस्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी योग्यता की बात कर रहे हैं। उनकी योग्यताएं वही योग्यताएं होंगी जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं होंगी। बस आयु के संबंध में यह है कि 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत स्तर पर। चलिए, तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतदाता के रूप में आप जानते हैं कि 18 साल में वह चुनाव लड़ सकता है। आइए, पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है। वहीं अध्यक्ष पद ब्लॉक स्तर पर, आइए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक समिति, ब्लॉक स्तर पर 2 प्रकार के होते हैं चुनाव। एक होता है सदस्य जनता के द्वारा चुनाव होता है सीधे, वहीं प्रत्यक्ष माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव होता है। इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है और कुछ सदस्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सदस्य का चुनाव जनता द्वारा। वहीं प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन भाग लेता है? जो पंचायत, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वह इसका सदस्य बन सकता है। वहीं ब्लॉक स्तर पर सदस्य बन सकता है। वहीं राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उस क्षेत्र के सदस्य हैं, वह भी ब्लॉक स्तर पर सदस्य के रूप में नामित होते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार के लोग हो गए। एक सदस्य तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, वहीं कुछ लोग जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उस क्षेत्र के, वह ब्लॉक स्तर पर सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। वहीं जिला स्तर पर कुछ सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव के माध्यम से सदस्य चुने जाते हैं, चुनाव होता है। वहीं प्रतिनिधि के रूप में भी सदस्य चुने जाते हैं। प्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रतिनिधि के रूप में, सदस्य के रूप में जिला स्तर पर कार्य करते हैं। ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जिला स्तर पर कार्य करते हैं। वहीं अन्य सदस्यों का चुनाव होता है, यह भी एक भूमिका है। अब आइए अध्यक्ष के लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वह इन सदस्यों में से अपने में से चुनाव होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से। वहीं जिला और ब्लॉक स्तर की बात है। वहीं पंचायत स्तर अर्थात ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होगा, यह राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। राज्य विधानमंडल यह निर्णय करेगी कि ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होगा, जनता द्वारा होगा या जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यह राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। अब इसका कार्यकाल जान लीजिए। इसका कार्यकाल होता है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल वही 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष से पूर्व इसे भंग किया जा सकता है। यदि बीच में इसे भंग कर दिया गया, पंचायतों को भंग कर दिया गया, तो 6 माह के अंदर चुनाव करवा लेना चाहिए। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। जब चुनाव हो गया 6 माह के बाद, तो बचे हुए समय के लिए वो पंचायत काम करती है। ठीक है, बचे हुए समय के लिए पंचायत काम करती है। अब आइए आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में किया गया है। राज्य वित्त आयोग क्या है? पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय अधिकार देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। कौन कौन से कर पंचायत लगा सकेंगी, कितना वित्तीय अनुदान राज्य सरकार को वो पंचायती स्तर पर देना चाहिए, आदि की सिफारिशें राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। पंचायती स्तर के
संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन धन की पूर्ति करने के लिए राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देती हैं। राज्य सरकार इन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपनी पंचायतों की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करते हैं। तो आइए, राज्य वित्त आयोग हो गया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्यीय संस्था है जिसके अध्यक्ष का चुनाव राज्यपाल के द्वारा होता है। वहीं इसको हटाने का अधिकार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? पंचायतों का चुनाव करवाना, उसका अधीक्षण करना, चुनाव की तारीख तय करना, इस तरह के जो चुनाव संबंधी कार्य होते हैं, अधीक्षण, निर्देशन का कार्य, यह सब कार्य पंचायत के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। वहीं आरक्षण की बात की गई है। इसमें आरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संविधान में ही कर दिया गया है। वहीं इसको बढ़ाकर 50% करने की सिफारिशें की जा रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायती स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है, परंतु यह कार्य न तो इस समय राज्य विधानसभा में हो रहा है और ना ही लोकसभा में हो रहा है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत 33% भी राज्यसभा, लोकसभा में नहीं है, केंद्रीय स्तर पर नहीं है और राज्य स्तर पर भी नहीं है। केवल पंचायत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। वह यह भी दर्शाता है कि पुरुषवादी सोच बहुत ही ऐसी पुरुषवादी सोच महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए रोक रही है। पुरुषवादी प्रवृत्ति महिलाओं के सर्वांगीण विकास, राजनीतिक विकास को बाधा पहुंचा रही है। वहीं पंचायती राज स्तर पर इसे हम देख सकते हैं कि महिलाओं का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। महिलाएं आज चार दीवारी में न रहकर नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चलिए, महिलाओं के बारे में हो गई। अब आरक्षण में हम देखते हैं SC ST का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात की गई है। इसका आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वह जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, आरक्षण देने की बात की गई है। वहीं OBC का आरक्षण, अदर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए संविधान में यह कह दिया गया है कि राज्य विधानमंडल इस पर निर्णय करेगी कि OBC को आरक्षण देना है कि नहीं। OBC को आरक्षण देना है कि नहीं, यह राज्य विधानमंडल करेगी। अब आइए, राज्य पंचायतों के आय के स्रोत क्या है? अनुच्छेद 243 कहता है पंचायतों के आय के स्रोत है कर है, फीस है, ड्यूटी है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो कर लगाए जाते हैं, फीस लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, यह इस पंचायतों के आय के स्रोत होते हैं। इन आय के स्रोत के माध्यम से वह अपना धन इकट्ठा करते हैं। वहीं राज्य सरकार भी इन्हें अनुदान देती है, जो कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। तो यह कुछ आय के स्रोत हो गए। वहीं सामाजिक लेखा परीक्षण की बात भी की गई है। सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से पंचायतों में किए गए कार्यों की लेखा परीक्षण किया जाता है, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ये सब कार्य संविधान में वर्णित हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद भी यह कुछ सफल नहीं हो पा रही है। इसने बहुत कार्य किए हैं, परंतु इसकी असफलता के कुछ कारण गिनाए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया गया, महिलाओं का चुनाव भी हुआ, परंतु जब वास्तविक स्थिति देखी जाती है तो महिला प्रधान के अलावा पुरुष पति प्रधान का नाम सामने आता है। अर्थात महिलाओं के जो पति होते हैं वह महिलाओं के नाम पर कार्य करते हैं, महिला प्रधान के नाम पर कार्य करते हैं और महिलाओं को घर ही में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का जो वास्तविक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए, वह पुरुषों के द्वारा कुंठित किया जा रहा है, रोका जा रहा है। वहीं
स्थानीय स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार, धनबल का प्रयोग होता है चुनाव लड़ने में। चुनाव लड़ने में जब धनबल का प्रयोग होगा तो आम जनमानस, जो आम आदमी है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव एक महंगा साधन साबित होगा। अतः धनबल का प्रयोग भी पंचायती राज व्यवस्था के स्तर को गिराता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय हस्तांतरण अर्थात अनुदान कम देना, वित्तीय कमी पंचायती राज स्तर पर यह बहुत ही ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिससे पंचायतों का विकास सुनिश्चित नहीं हो पाता है। बिना वित्त के पंचायतें अपना विकास नहीं कर पाएंगी। कोई भी योजना के निर्माण करना हो उसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अतः जब पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा, तो पंचायत अपने कार्य को सुनिश्चित रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। अतः ऐसी स्थिति में पंचायतों को अधिक से अधिक अनुदान देना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिए, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण अच्छे से हो सके और उसका क्रियान्वयन वित्तीय कमी के कारण न रोका जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।